अस्सलाम वालेकुम। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती थी। दादा का बहुत बड़ा घर था। सभी चाचा-ताया उसी फैमिली में रहते थे। सबके अलग-अलग पोर्शन थे। दादा तो इंतकाल कर चुके थे, लेकिन घर पर बड़े ताया का हुक्म चलता था। अब भी हमारे घर में एक टेबल पर हर खानदान खाना खाता था। मेरे वालिद 4 भाई थे। मैं अपने वालिदैन की पहली औलाद थी। मुझसे छोटी एक बहन थी और सबसे छोटा एक भाई था। मेरे वालिद भाइयों में सबसे छोटे थे। मेरी सब कज़िनों की शादी हो चुकी थी और काफ़ी कज़िन की तो आपस में ही शादी हुई थी। लेकिन मेरे जोड़ का कोई भी रिश्ता हमारे ख़ानदान में नहीं था, इसलिए मेरा रिश्ता आउट ऑफ फैमिली तय हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था। आज तक कभी हमने शादी के लिए हॉल बुक नहीं करवाए थे। दादा का बहुत बड़ा सहन था, वहाँ पर सबकी शादियाँ अरेंज हुई थी। अभी भी वो सहन किसी हॉल की तरह बहुत खूबसूरत लग रहा था। वजाहत एक खुश शक्ल नौजवान था जिससे मेरी शादी होने वाली थी। मैं इस रिश्ते से बहुत खुश थी और शादी के बाद मुझे बैरून मुल्क जाना था। दुल्हन बनाने के लिए भी मुझे एक पिटीशन घर में ही आई थी। हमारे ताया अब्बा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि घर की लड़कियां पॉलर में जाके तैयार हों, इसलिए ब्यूटिशियन घर में ही आकर मुझे तैयार करके गई। सब कुछ ठीक लग रहा था, मेरे चेहरे पर बहुत खुशी थी। पिछले 6 महीने से मैं वजाहत के साथ मसरूफ़ थी। फ़ोन पर उससे बातें भी होती थी, इसलिए दिल में वजाहत की जगह बन जाना फ़ितरी सी बात है। कल ही मुझे फ़ोन पर कहने लगा, मोमिना, तुम्हारा उरूसी लिबास मैंने पसंद किया, तुम उसमें बेहद हसीन लगोगी। और उसने सच ही कहा था। दुल्हन बनने के बाद जिसने मुझे देखा, मेरी बहुत तारीफ़ की। मैं दुल्हन बने बाहर स्टेज पर जाके बैठ गई। मेरे सब कज़िनों ने ये इंतज़ाम किया था कि निकाह से पहले बीच में एक बारीक सा नेट का पर्दा लगाया जाएगा और निकाह के बाद उस पर्दे को हटा दिया जाएगा। इसलिए दोनों जानिब स्टेज बने हुए थे। मेरी सारी कज़िनें, सहेलियाँ मुझे वजाहत के नाम पर परेशान कर रही थी। दुल्हन बने मुझे 2 घंटे गुज़र गए थे। अब तो सब लोग बारात की ताख़ीर आने से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि रात के 11 बज रहे थे। मेरे वालिद ने मेरे ससुर को कई फ़ोन कर डाले, लेकिन वो यही कह रहे थे कि बस अभी निकलने वाले हैं। आपको तो पता है ऐसे कामों में देर हो जाती है। लेकिन 11:30 होने के बाद मेरे वालिद को गुस्सा आने लगा। कहने लगे कि हमने आपसे पहले भी कहा था कि हमारे घरों में वक़्त की पाबंदी लाज़मी की जाती है। लेकिन इसके बाद जो बात मेरे होने वाले ससुर ने बताई, उसने तो जैसे मुझ पर क़यामत ही बर्पा कर दी थी। वो कहने लगा, हम खुद बहुत परेशान हैं, न जाने वजाहत कहाँ चला गया, हमें कब से उसी का इंतज़ार है। हम तो 10 बजे बारात लेकर निकल आते, लेकिन वजाहत कुछ देर का कहकर निकला, अभी तक नहीं लौटा। उसका फ़ोन भी बंद है। जैसे ही वो आता है, हम बारात लेकर पहुँच जाएँगे। लेकिन ये देर तो तवील होने लगी थी। रात का 1 बज गया था। लोगों में अब बातें होने लगी कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। मेरा दिल यूँ था कि सूखे पत्ते की तरह काँप रहा हो। सब मेरे वालिद से कहने लगे, ये लोग बहाने बना रहे हैं। लड़के की शादी मर्ज़ी से नहीं हो रही होगी, वालिदैन ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते होंगे। तभी तो घर से भाग गया। अब आपकी बेटी पर तो दाग लग गया। जिस लड़की की बारात ही ना आए, उससे भला कौन शादी करेगा? अब आपकी बेटी से शादी करने के लिए कोई नहीं आने वाला। ऐसी लड़कियों की घर की दहलीज पर कोई नहीं आता जिनकी बारात वापस लौट जाए या फिर आए ही ना। उन्हें तो हमारे माशरे में मनहूस कहा जाता है। मेरे वालिद हालाँकि अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, लेकिन इस वक़्त उनकी रंगत बिल्कुल सफ़ेद पड़ गई थी। अपनी उम्र से काफ़ी बड़े लग रहे थे। मेरी आँखों से आँसू जारी होने लगे। वहाँ मौजूद मेहमान भी अब वापसी के लिए पर तोड़ रहे थे। जबकि मेरे ताया अब्बा ने एक ऐसा फ़ैसला सुनाया जिसने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी। कहने लगे, ये लड़का हमारी इज़्ज़त के साथ खेल के गया। इसने क्या समझा ये हमारी बच्ची का तमाशा बनाएगा और हम खामोशी से देखते रहेंगे। मोमिना की शादी आज ही होगी, आज ही उसका निकाह होगा। ये सुनकर हम सब हैरान हुए थे। सबसे ज़्यादा हैरत मुझे ही हुई थी, क्योंकि मेरे ताया के सारे बच्चे शादीशुदा थे। ताया अब्बू कहने लगे,
मोमिना का निकाह कासिम से होगा। ये सुनकर मेरे होश उड़े थे। जितनी मैं हैरान थी उतना कासिम भी था। वो मेरे वालिद का बड़े भाई का सबसे छोटा बेटा था, मुझसे 5 साल छोटा था। मुझे बहन की तरह समझता था, मुझे अप्पिया अप्पिया कहता था। अभी महज 16 साल का था। उसने जब ये सुना तो सबके सामने कहने लगा, ताया अबू क्या हो गया आपको? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मोमिना अप्पिया मुझसे 5 साल बड़ी हैं। मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन की तरह मानता हूँ। मैं ये निकाह नहीं करूँगा और ना ही मेरी निकाह की कोई उम्र है। उसकी बात 100% ठीक थी, लेकिन जब से दादा का इंतकाल हुआ था हमारे घर में सब फैसले ताया वही करते थे। उन्होंने बुरी तरह से कासिम को डांटा था। कहने लगे, खबरदार, हमारी इज्जत का मामला है, इसलिए चुपचाप यहाँ बैठ जाओ और निकाह करो। लेकिन कासिम ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन मैं खुद भी ये नहीं चाहती थी, मेरा उसका कोई जोड़ ही नहीं था। कासिम का इनकार करना था कि एक जोरदार थप्पड़ मेरे चचा ने उसके मुंह पर मार दिया, जो कासिम के वालिद थे। कहने लगे, तुम्हें समझ नहीं आ रही तुम्हारे बड़े अब्बा ने क्या कहा है? हमारे घर की इज्जत का मामला है, अगर तुमने मजीद कोई बकवास की तो मैं तुम्हारा हश्र बिगाड़ के रख दूंगा। तमाम खवातीन सहमी खड़ी थी। मर्दों के फैसले के आगे किसी औरत को बोलने का इख्तियार नहीं था। मगर थप्पड़ खाने के बाद उसने यही कहा, मुझे जोर जबरदस्ती का रिश्ता मंजूर ही नहीं है। चाहती तो मैं भी यही थी कि ये निकाह ना हो, लेकिन मेरा तो तमाशा बन गया था। वजाहत ने तो मुझे जलीलो ख्वार करके रख दिया था। फोन पर तो मुझसे बहुत मोटी मीठी बातें करता था। लगता ही नहीं था कि वो ये रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था या जबरदस्ती उस पर थोपा गया हो। जो एंड टाइम पर वो भाग गया। मेरे चचा ने कासिम को बहुत मारा, यहाँ तक कि उसके नाक से उसके होंठ के करीब से खून बहने लगा। चेहरे पर मुख के गूसे उसके चेहरे पर नील पड़ चुके थे। मुझे उस पर तरस आने लगा था, लेकिन मैं जबान से इनकार का हक नहीं रखती थी कि खुद से इनकार कर सकूं। रोते हुए उसने निकाह किया था। मैं बिल्कुल बेजान बुत की तरह थी। वो तो शायद इख्तलाफ का हक भी रखता था, लेकिन हमारे यहाँ लड़कियों को तो बोलने की इजाज़त ही नहीं थी। इसलिए मैंने ऐसा कोई भी लफ्ज़ नहीं कहा जो कि मेरे और मेरे ख़ानदान की इज्जत को सबके सामने तमाशा बना देता। मैंने सोचा कि कासिम से बाद में कह दूंगी कि मेरे हिस्से की बदकिस्मती पर उसे रोने की ज़रूरत नहीं है। वो जब चाहे दूसरी शादी कर सकता है, मेरा क्या है? बिना शादी के भी मुझे अपनी घर की दहलीज पर ही बैठना था। अब कासिम की बीवी बनकर उसके घर पे बैठ जाऊंगी। निकाह के वक्त मौलाना साहब ने कहा कि ये लड़का तो मान नहीं रहा, ये ज़बरदस्ती की शादी है। तो मेरे चचा कहने लगे, इस बेवकूफ़ को क्या पता इसके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। वैसे भी ये अभी सिर्फ 18 साल का नहीं हुआ है, इसलिए इसका वली होने के नाते मैं इसका फैसला करने का हक रखता हूँ। मेरा निकाह कासिम से हो चुका था। रोते धोते मेरी रुखसती भी हुई। बदनामी तो हो चुकी थी। बस एक इज्जत की चादर से ढांप कर मुझे मेरी माँ ने कासिम के साथ रुखसत किया था। जैसे ही मैं कासिम के कमरे में जाके बैठी, बड़ी चच्ची कहने लगी कि बड़े भाई साहब तो बड़े ही जज्बाती हैं। हमें भी तुम्हारी बारात ना आने का बहुत दुख और अफसोस है, लेकिन तुम खुद सोचो, मेरे बच्चे का इसमें कोई कसूर नहीं था। वो तो भी 11वीं जमात में पढ़ रहा है और भाई साहब ने किस तरह से उसे जबरदस्ती करके निकाह करवाया। सारा चेहरा मेरे बच्चे का जख्मी करके रख दिया। चच्ची के शिकवे जारी थे। मैं क्या कह सकती थी? ये शादी कौन सी मेरी पसंद से हुई थी? एक जबरदस्ती का बंधन बांधा गया था। उसके बाद जो चच्ची ने मुझसे कहा, मेरी तो आंखें शर्म से जुड़ गई। उस बात को सुनकर मेरा जी चाहा ये जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना किसे कहते हैं, शायद उस वक्त मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। कहने लगी, मेरा बेटा हर बात से अनजान है। मुझे तो लगता है अभी ठीक से जवान भी नहीं हुआ होगा। तुम्हें शायद चल सान इंतजार करना पड़ेगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। बस यही सुनना रह गया था मेरे नसीब में।
कुछ ही देर बाद कासिम बड़े गुस्से से कमरे में दाखिल हुए। पूरे कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे क्योंकि बड़े चचा ने उसे बहुत मारा था। चंद दिन पहले मुझसे कह रहा था, अपिया अब मुझे बताएं आपके निकाह पर कौन सा जोड़ा पहनूं? उसने मेरी शादी पर ढेर सारे कपड़े सिलवाए थे। मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गया था। उसकी उम्र 16 साल की थी, लेकिन सेहत काबिल रश्क थी, तेल डोल अच्छा था, कद में भी कदरी ऊंचा था। मैंने कहा, कहाँ ले जा रहे कासिम? छोड़ो मेरा हाथ। पता है ना मैं मायूं बैठी हूँ। अगर अम्मी और चची को पता चला तो वो मुझ पर खफा हो जाएंगी। कहते हैं मायूं वाली लड़की को कमरे से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, और तुम हो के। कहने लगा, सब लोग शॉपिंग पर गए हैं, आओ ना अपिया, बताओ मुझे तुम किस फंक्शन पर क्या क्या पहनोगी? तुम्हें तो पता है ना, तुम जो बताती हो मैं वही पहनता हूँ। कासिम की मेरे छोटे भाई रामेश से बहुत दोस्ती थी, दोनों ही हम उम्र थे, इसलिए जब भी मैं रामेश के लिए शॉपिंग के लिए जाती, कासिम भी मेरे साथ ही जाता था। उसे मेरे पसंद किए हुए कपड़े बेहद अच्छे लगते थे। हमेशा कहीं भी जाना होता तो मुझे से पूछता होता था। अभी भी वो मुझे अपने कमरे में ले गया, अपना वार्डरोब खोलकर सारे हैंगर किए हुए कपड़े बेड पर फैला दिए और फिर मुझसे पूछने लगा, बताओ ना पिया, तुम्हारी बारात पर क्या पहनूं? ऑफ वाइट कलर का ये 3 पीस सूट अच्छा लगेगा या फिर ब्लैक कलर का पहनूं? कौन सा? मैंने कहा, दुल्हन के भाई होते हुए तुम्हें ऑफ वाइट पहनना चाहिए, फिर रमेश भी यही पहन रहा है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा, ठीक है। फिर उस सूट को अपने साथ लगाकर खुद को आईने में देखकर कहने लगा, देख लेना, दुल्हा से ज्यादा तो मैं ही स्मार्ट लगूंगा। अपने फर्जी कॉलर खड़ा करते हुए मुझे तंग करने लगा। मैंने कहा, अपना मुंह धो लो, दुल्हा से ज्यादा अच्छा लगूंगा। मैंने मुंह टेढ़ा करते हुए उसकी नकल उतारी और फिर वापस अपने कमरे में जाके बैठ गई। मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत में ये सब होने वाला है। कासिम कमरे में आते ही मुझसे चिल्ला कर बात करने लगा, कहने लगा, अपिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम चुपचाप निकाह कर लोगी। इनकार क्यों नहीं किया तुमने? ये बात उसने चिल्ला कर कही थी। मैंने कहा, क्या तुम्हारी किसी ने सुनी थी कासिम? हमारे बड़े बुजुर्ग कब हमारी बात को अहमियत देते हैं। तुम्हारे इनकार पर तुम्हें क्या मिला? जाओ शक्ल देखो अपनी आईने में, जो हाल तुम्हारा हुआ है ना, यही मेरा भी होता, और उसके बावजूद तुम फिर भी चाहते थे कि मैं तायाबू से कहूँ। ऐसा मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि तायाबू वही करते जो तायाबू चाहते थे। मेरी बात सुनकर कहने लगा, अल्लाह करे तायाबू मर जाए। ऐसा भी होता है कहीं? बारात तुम्हारी नहीं आई, दूल्हा तुम्हारा नहीं आया और निकाह मेरा पकड़ कर दिया। क्या यूं भी जबरदस्ती के रिश्ते किए जाते हैं? मेरी कोई उम्र है शादी करने की? मैंने तुम्हें हमेशा बड़ी बहन की तरह समझा है। अब क्या कहता हूँ तुम्हें? ताया अब्बू को शर्म नहीं आती कि वो क्या कर रहे हैं? पकड़ के मुझे अपनी बहन का शोर बना दिया। लानत है हमारे घर के बुजुर्गों पर। बात तो उसकी ठीक थी। मैंने कभी रामेश में और कासिम में फ़र्क नहीं समझा था। वो तो मुझसे ट्यूशन पढ़ने आया करता था। कान तक मैं उसकी खींच देती थी जब वो टेस्ट याद नहीं करता था। और अब ताया अबू के जज्बाती फैसले ने हमें एक दूसरे से नज़रें मिलाने के लिए काबिल नहीं छोड़ा था। दूसरी जानिब मेरे दिमाग में तो अभी यही उलझन नहीं सुलझी थी कि आखिर वजाहत ने मेरे साथ ऐसा किया तो क्यों किया? उसने क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी थी? मैं यही सोच रही थी जब कासिम की आवाज़ पर चौंकी। कासिम ने कहा, ये तकिया पकड़े और जाके सोफे पे जाके सो जाए, क्योंकि मुझे बेड पे सोने की आदत है। मैंने तकिया पकड़ा और सोफे पे जाके लेट गई। क्या कुछ ख्वाब नहीं सजाए थे मैंने अपनी शादी के लिए? बिना कोई वजह बताए बड़ी कड़ी सजा दी थी वजाहत ने मुझे। अगले रोज रात को ताया अब्बू ने कासिम को अपने कमरे में बुलाया। 2 घंटे बाद वो कमरे में वापस आया। बड़े गुस्से में था। मैंने कहा, क्या कहा ताया अब्बू ने तुमसे जो इतने गुस्से में हो? कहने लगा, साला बुढ़ा सटिया गया है इस उम्र में, लेकिन मैं वो सब कभी नहीं कर सकता जो ताया अब्बू चाहते हैं। कासिम इस कदर गुस्से में था कि ताया अब्बू के बारे में बात करते हुए सारे लिहाज भूल रहा था।
میں نے کہا قاسم ادھر بیٹھو۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور صوفے پر جا کے بٹھا دیا، پانی کا گلاس اسے دیا۔ پانی پینے کے بعد وہ کچھ نارمل ہوا۔ میں نے کہا اب بتاؤ کیا کہا ہے تایا ابو نے آپ سے؟ کہنے لگا کہتے ہیں کہ اگلے ہفتے تمہارا ولیمہ ہے، اس لیے اپنا ولیمہ پکا کرنے کے بارے میں سوچو۔ اس کی بات سن کر مجھے بھی تایا ابو کی سوچ پر افسوس ہونے لگا۔ قاسم کی حالت ایسی تھی کہ وہ ابھی رو دیتا۔ میں نے کہا تم بے فکر رہو، ہم ایسا کوئی بھی رشتہ نہیں نبھائیں گے۔ وہ کہنے لگا میں نبھا بھی نہیں سکتا ہوں، میں سوچ رہا ہوں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ اپیا پلیز سب کو سمجھائیں، ان کی سب کی باتیں مجھے پاگل کر دیں گی۔ اور ہمارے گھر کے بزرگ اسے جو کہہ رہے تھے وہ سراسر غلط تھا۔ میں نے اسے کہا تم تایا ابو سے کچھ نہ کہنا، سب کے سامنے یہی ظاہر کرنا کہ ہم دونوں میں سب ٹھیک ٹھاک ہے، بس کمرے میں ہم اچھے دوست کی طرح رہیں گے جیسے پہلے رہتے تھے۔ وہ میری بات سن کر مان گیا، لیکن جب چند دن کے بعد وہ کالج جانے کے لیے تیار ہوا تو تایا ابو کا ایک نیا حکم صادر ہو گیا۔ کہنے لگے قاسم تم آج کے بعد کالج نہیں جاؤ گے۔ سبھی ناشتہ کر رہے تھے، میں قاسم کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ کہنے لگا کیوں تایا ابو؟ میرے پیپر ہونے میں بس چند ماہ باقی ہیں۔ وہ کہنے لگے اب تم شادی شدہ مرد ہو، تمہارے سر پر مومنہ کی ذمہ داری آ چکی ہے، اس لیے آج سے تم ہمارے ساتھ فیکٹری جاؤ گے، تمام مرکز سے کام کرواؤ گے، باقی کے معاملات بھی تمہیں جا کر بتا دیے جائیں گے۔ فیکٹری پہلی بار میں نے تایا ابو سے اختلاف کیا تھا۔ میں نے کہا بڑے ابو یہ زیادتی ہوگی، آپ نے جو فیصلہ ہمارے لیے کیا ہم وہ قبول کر چکے ہیں، لیکن پلیز قاسم کو اپنی تعلیم مکمل کرنے دیں۔ میری بات سن کر تایا ابو مجھ پر بھڑکنے لگے، کہنے لگے ہمارے ہاں لڑکیوں کو ایسی اجازت نہیں ہے کہ وہ بزرگوں کو مشورے دیں، اسے پڑھنا ہے تو پرائیویٹ پڑھ لے، لیکن آج سے یہ فیکٹری جائے گا۔ قاسم کالج کے بجائے فیکٹری جانے لگا۔ مجھے قاسم کے بارے میں سوچ کر بہت دکھ ہونے لگا تھا، اس بیچارے کی ساری آزادی ختم کر دی گئی تھی۔ رامس بھی اسی کی عمر کا تھا، کالج جاتا تھا، دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے جاتا تھا، لیکن قاسم کی زندگی یکسر بدل گئی تھی۔ فیکٹری سے وہ سب مردوں کے ساتھ رات کو لوٹتا تھا۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا، اس لیے کھانا کھاتے ہی کمرے میں چلا جاتا، اپنی کتابیں کھول کر بیٹھ جاتا۔ میں جب گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر کمرے میں آتی تو وہ بیزاری سے سارے بیڈ پر کتابیں بکھیرے بیٹھا ہوتا تھا۔ مجھے دیکھ کر خوف سے کہنے لگتا تم جلدی کمرے میں نہیں آ سکتی ہو؟ اب جلدی سے مجھے سمجھاؤ نا پیا، یہ سوال کیا ہے؟ میں نے M.Com کیا تھا اور قاسم بھی وہی پڑھ رہا تھا، اس لیے رات کو میں اسے پڑھانے لگتی تھی تاکہ وہ پیپر اچھے دے سکے۔ جن دنوں قاسم کے پیپر تھے، بڑے چچا کے کہنے پر قاسم کو فیکٹری سے بس اتنی سی چھٹی ملتی تھی کہ وہ جا کے پیپر دے سکے۔ ان دنوں قاسم آدھی آدھی رات کو جا کر پڑھتا رہتا تھا اور مجھے بھی اس کی تیاری کروانے کے لیے رات بھر جاگنا پڑتا تھا۔ ایک بار وہ بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگائے کتاب پکڑے یاد کر رہا تھا، مجھے بھی یہ شدید نیند آ رہی تھی۔ مجھے تھا کہ یہ آخری سوال یاد کر کے مجھے سنا دے اور میں بھی جا کے صوفے پہ لیٹ جاؤں، لیکن شاید قاسم بھی نیند کی شدت میں اونگنے لگا، اس لیے بے اختیار میری گود پر گر گیا اور وہیں پر سر رکھ کے سو گیا۔ میں جو آنکھیں بوندے اس انتظار میں تھی اس کی تیاری مکمل کرا کے سو جاؤں گی۔ قاسم کی اس بے اختیار حرکت پر بری طرح سے چونکی تھی۔ وہ نیند کی شدت میں میری گود میں سر رکھ کے سو چکا تھا۔ میں نے اسے پکارا بھی، لیکن وہ شاید گہری نیند میں جا چکا تھا۔ پہلی بار میرا دل بڑی تیزی سے دھڑکا تھا۔ میں نے اسے پیچھے کرنا چاہا، لیکن وہ ڈیل ڈول کا اچھا تھا، اس لیے میرے ہلانے جلانے پر ذرا بھی نہیں کھسکا۔ مجبوراً مجھے بیٹھنا پڑا اور میں بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر سونے لگی، لیکن رات گہری نیند میں مجھے بھی ہوش نہیں رہا۔ جب صبح الارم پر میری آنکھ کھلی تو میں قاسم کے بے حد قریب تھی۔ وہ میرے ہی تکیے پر رکھ کر بے خبر سو رہا تھا، اس کا بازو میرے اوپر تھا، اس کی سانسوں کی آمد و رفت بھی میں محسوس کر پا رہی تھی۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹی،
शायद नींद में मेरा जूड़ा खुल गया था, इसलिए मैंने बाल समेटे और बेड से नीचे उतर गई। मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा था। क्या ज़रूरत थी मुझे उसके बेड पर बैठकर उसे पढ़ाने की? शुक्र है उसकी आँख नहीं खुली, वरना तो शायद हम दोनों ही एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पाते। मैंने कासिम को जगाया। वो उठकर तैयार होकर कॉलेज जाने लगा। जब वापस आया तो बहुत खुश था। कहने लगा, आज मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। थैंक यू सो मच अपिया। ये कहकर उसने मेरे दोनों हाथ थाम कर होठों पर लगाए थे। मेरा दिल धक सा रह गया था। मैंने अपने हाथ उसके हाथों से खींच लिए, लेकिन मुझे ये लगने लगा जैसे मेरे अंदर के जज्बात बदलने लगे हैं। ना चाहते हुए मैं कासिम के बारे में सोचने लगी थी, लेकिन वो वैसा ही था। उसमें बचपना और लावालिपन बहुत था। जाहिर है उसकी उम्र ही ऐसी थी। लेकिन जब वो अच्छे नंबरों से पास हुआ तो अपना रिजल्ट बताते हुए बेख्तियार मेरे गले लग गया था। कहने लगा, मैं बहुत खुश हूँ और पता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है प्रिया। वो मेरे गले से लगकर ये सब कह रहा था। मैं फौरन उससे पीछे हटी थी। आईकॉम के बाद उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी। उसका इरादा बीबीए करने का था। फैक्ट्री पर भी वो भरपूर तवज्जो दे रहा था, इसलिए ताया अबू ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी थी। सारे पैसे लाकर वो मेरे हाथ पे रख देता था। कहता था कि तुम संभालो, जब मुझे ज़रूरत होगी तो दे देना। ताया अबू ने उसके रिजल्ट को देखकर उसे आगे पढ़ने की इजाज़त दे दी थी। जब भी यूनिवर्सिटी जाने लगता मुझसे पूछता, आज क्या पहन कर जाऊँ जिससे सारी लड़कियां मुझे देखती रह जाएं। नया नया यूनिवर्सिटी जाने लगा था, इसलिए उसकी बातें बदलने लगी थी। मैं मुस्कुराकर उसे अच्छी सी पैंट शर्ट निकाल कर देती थी। कहती, ये पहन लो, सब लड़कियां तुम्हें देखती रह जाएंगी। मेरे मजाक पर वो हंसने लगता था। पिछले चंद माह से कासिम के चेहरे पर अलग सी रौनक नजर आने लगी। बहुत खुश रहने लगा। एक बार मैंने वजह पूछी तो कहने लगा, उसे एक लड़की अच्छी लगने लगी है, वो उससे मोहब्बत करने लगा है। ये सुनकर मेरा दिल बुझ सा गया था, लेकिन ये भी सच था कि मैं जानती थी कि वो मेरे लिए ऐसे कोई जज्बात नहीं रखता जो मेरे और उसके रिश्ते का तकाजा थे। उसने मुझे अपने मोबाइल से उस लड़की की तस्वीर भी दिखाई। मुझसे पूछने लगा, तुम बताओ कैसी है? इस बार मैं मुस्कुरा नहीं पाई। मैंने कहा, बहुत प्यारी है, तुम्हारे साथ बहुत अच्छी लगेगी। कहने लगा, अपिया तुम्हें क्या लगता है ताया अबू मान जाएंगे? कोई फसाद तो नहीं करेंगे ना? मैंने कहा, तुम फैक्ट्री से जो कमाते हो उससे इंस्टॉलमेंट पर एक फ्लैट खरीद लो। जब तक तुम्हारी तालीम का सिलसिला मुकम्मल होगा तब तक वो फ्लैट तुम्हारी मलकियत हो जाएगा। फिर तुम इस लड़की से शादी करके उस फ्लैट में रख लेना। कासिम को मेरा ये मशवरा अच्छा लगा। उसने ऐसे ही किया। जैसे ही उसका बीबीए कंप्लीट हुआ तो वो एक फ्लैट का मालिक बन चुका था। फिर मुझसे कहने लगा, मैं राबिल से शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे रिश्ता मांगने राबिल के घर जाओगी? मैंने कहा, किस रिश्ते और हैसियत से कासिम? मेरी बात सुनकर वो चुप सा हो गया था। कहने लगा, यही तो मसला है, मैं राबिल को तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में नहीं बता सकता हूँ, फिर वो मुझसे शादी ही नहीं करेगी। वो कहने लगा, अगर तुम एक बार सच छुपाकर मेरा रिश्ता राबिल से तय कर लो तो यकीन मानो, एक बार उससे शादी हो जाए तो मैं अम्मी अबू को मना लूँगा। मैं राबिल के घर कासिम की कज़न की हैसियत से गई थी, रिश्ता पक्का करके आई थी। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि कासिम राबिल को शादी के बाद अलग रखेगा तो उन्हें एतराज़ नहीं हुआ था। उन्हीं दिनों मेरा बीपी हाई रहने लगा था। मेरे सर में दर्द था। औरत के लिए लव शौकन शायद हमेशा ही अजियत का बाइस बनता है। मैं भी ऐसी ही किसी कैफियत से गुजर रही थी। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो कासिम मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मुझे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दे दी। मैं कासिम के साथ हॉस्पिटल से बाहर जाने लगी थी जब अचानक से एक व्हीलचेयर मेरे सामने आके रुक गई थी, या शायद मैं उस व्हीलचेयर के सामने अचानक से आ गई थी। वो वार्ड बॉय मुझसे माजरत करने लगा जो व्हीलचेयर चला रहा था, शायद किसी मरीज को लेकर जा रहा था। जैसे ही मेरी नज़र उस मरीज पर पड़ी, मेरे होश उड़ कर रह गए। व्हीलचेयर पर बैठा शख्स वजाहत था।
जो मुझे हैरत से देख रहा था। मुझे देखते ही व्हील चेयर से खड़ा हो गया। कहने लगा, मोमिना तुम? मैंने कहा, मर गई मोमिना, मार दिया तुमने उसे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था वजाहत, जो तुमने इतनी बड़ी जिल्लत दी? अगर मुझसे शादी का इरादा नहीं था तो मुझसे मंगनी क्यों की थी? मैं रोने लगी। वो कहने लगा, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और वो पिछले 4 साल से कोमा में है। बस चंद माह पहले ही होश में आया है। जब होश में आया तो पता चला कि तुम्हारी शादी तय हो चुकी है। शादी नहीं, बर्बादी हुई है। मेरे घर वालों ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर मेरी शादी मुझसे 5 साल छोटे कजन से कर दी। मेरे साथ साथ उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दी। कासिम को देखकर वो कहने लगा, मोमिना मैं आज भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। खुदा के लिए तोड़ दो इस रिश्ते को, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कासिम का हाथ पकड़कर तेजी से हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। पूरा रास्ता मैं रोती रही। कासिम यकटुक बस मुझे ही देखे जा रहा था। कहने लगा, रो क्यों रही हो? मैंने कहा, अपनी किस्मत पर रो नहीं तो और क्या करूं। कहने लगा, शादी नहीं करना चाहती वजाहत से? क्या उससे अब भी मोहब्बत करती हो? मैंने नफे में सर हिलाया था। मैंने कहा, उससे ज्यादा मुझे अपने घर वालों की इज्जत प्यारी है। उन्हें धोखा नहीं दे सकती हूँ। जो हो चुका है उसी को निभाऊंगी। कहने लगा, मैंने दिया क्या है तुम्हें? मैंने कहा, तुमसे कुछ नहीं चाहिए कासिम, तुम जैसे चाहे अपनी जिंदगी जी सकते हो, बस मुझसे अपना नाम मत छीनना, मैंने रोते हुए कहा था। कहने लगा, मैं तुम्हें अपने साथ अपने फ्लैट में ले जाऊंगा, फिर अगर तुम चाहो तो मुझसे आज़ादी हासिल करके वजाहत से शादी कर सकती हो। मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं करनी उससे शादी। मेरे दिल में अब वजाहत कहीं भी नहीं है। बस मुझसे अपना नाम मत छीनना, मैं जी लूंगी तुम्हारे नाम पर सारी जिंदगी। मेरी बात सुनकर कहने लगा, जिंदगी बहुत लंबी होती है, कैसे जियोगी सिर्फ मेरे नाम पर? मैंने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें शायद औरत की वफा का अंदाज़ा नहीं है कासिम, वो जी लेती है। घर आ चुका था, मैं गाड़ी से उतरकर अपने कमरे में चली गई। मैं डिप्रेशन की मरीज़ा हो चुकी थी, क्योंकि फिक्री ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही थी। कासिम बहुत जल्द राबेल से शादी कर लेता, फिर तो शायद मुझे अपनी शक्ल ही ना दिखाता। रात को जब कासिम अपने कमरे में आया तो मैंने अपना तकिया उठाया ताकि सोफे पे जाके सो सकूं। कहने लगा, मोमिना मेरे सर में दर्द है, प्लीज़ मेरा सर दबा दो। मुझे उसके मुंह से मोमिना सुनकर हैरत हुई थी। बहरहाल मैं उसका सर दबाने लगी। कहने लगा, मेरी हर बात फौरन से क्यों मान लेती हो? इसलिए कि मेरी बीवी हो? पहले तो मुझे डांट लेती थी, मेरे कान भी खींच लेती थी, लेकिन अब मेरी बात पर ज़रा भी इख्तलाफ नहीं करती, क्यों? मैंने कहा, रिश्ते की नौयत जो बदल गई है। निकाह के 2 बोल से मर्द की हैसियत बदल जाती है, चाहे वो उम्र में छोटा ही क्यों ना हो। वो मुझे देखकर कहने लगा, मैंने राबेल से शादी से इनकार कर दिया है। मेरा हाथ उसके सर पर रुका था। मैंने कहा, क्यों कासिम? कहने लगा, उससे कोई भी शादी कर लेगा। मैं जानता हूँ वो मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करती कि मेरे बगैर मर जाए, और ना ही मुझे उससे ऐसी मोहब्बत है। मैंने कहा, फिर भी तुम्हें हक है अपनी मर्जी से जीने का। कहने लगा, और तुम्हें? तुम सिर्फ कुर्बानी के लिए रह गई हो मोमिना। उसने मेरे दोनों हाथ थाम लिए, उठकर बैठ गया। कहने लगा, आज मैं कामयाबी के जिस मकाम पर हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। ताया अबू के गलत फैसले पर नुकसान मेरा नहीं, तुम्हारा भी हुआ था। फिर मैं क्यों तुम्हारी जिंदगी को सजा बना के रख दूं? इतना भी बेहिस नहीं हूं मैं। ये कहकर उसने मेरे हाथों को अपने होठों से लगाया था। मेरा दिल यकबारी से धड़का था। कहने लगा, मेरे नाम के साथ तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारने की भी हकदार हो। ये कहकर उसने मेरे बालों को कैचर से आज़ाद किया था। मुझे बड़ी माहियत से देख रहा था। कहने लगा, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि तुम्हारे बाल इतने हसीन हैं। तुम बहुत अच्छी हो मोमिना।
जानती हो, मर्द को औरत का हुस्न शायद सिर्फ मुतासिर कर देता है, लेकिन उसकी वफा उसे खरीद लेती है। तुम्हारी वफा ने मुझे खरीद लिया है। निकाह के रिश्ते की हकीकत का अंदाज़ा कासिम को शायद तब हुआ था। आपका क्या ख्याल है? क्या वाकई ही औरत की वफा मर्द को खरीद लेती है? मर्द औरत की वफा से यूं भी पिघल जाता है जैसे कासिम? कमेंट में बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।